और ये साहब, ये अगर अमेरिका ही इस पूरे प्लान के पीछे है तो अमेरिका फिर सालिसी की पेशकश लेकर क्यों आ गया कि आइए मैं आप दोनों के दरमियान में सालिसी कराता हूं, जिसको ना भारत ने कबूल किया ना चाइना ने कबूल किया, और जाहिर है चाइना ने तो करना भी नहीं था। तो ये अब इंटेंशंस क्या है अमेरिका की इस नई ऑफर के पीछे? देखें, 2005 में जब दूसरी दफा जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इलेक्शन जीता है तो वॉर एंड टेरर के ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो गई हुई थी। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने स्टेट ऑफ द यूनियन के उसमें तकरीब में एड्रेस करते हुए कहा था, वी आर नॉट कंप्लेसेंट इनफ that we should not consider the threats of Indian and Chinese economy, and the Indian economy is more a threat to us because the Indian education system is well in place। एक तो ये देख लीजिएगा। दूसरा ये था कि जिस वक्त 2008 की मुकम्मल तौर पर तबाही और बर्बादी हुई है, $700 बिलियन मांगे हैं वॉल स्ट्रीट ने, तो रैंड कॉरपोरेशन को एक रिपोर्ट बनाई गई थी और कहा गया था कि बताएं हमें क्या करें। तो उन्होंने ये कहा था कि $1400 अरब भी आज दे दें तो ये उठने वाला नहीं, ये बुलबुला फट चुका है, इकोनॉमिक बुलबुला, ये बहुत बुरा होगा। अमेरिका को अगर इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है तो दो बड़ी जंगें होनी चाहिए, और वो दो बड़ी जंगें तीन बड़ी मईशतों के दरमियान होनी चाहिए जो पली हुई मईशतें हैं। और उन्होंने उन मईशतों के अंदर इंडिया को गिना था, चाइना को गिना था, रूस को गिना था, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि इन तीनों के अंदर एक साइजेबल पॉपुलेशन मुसलमानों की है कि जिनको अगर उठा लिया जाए तो प्रॉक्सी वॉर शुरू हो सकती है और वो बड़ा मसला बना सकती है। लेकिन अफगानिस्तान की सिचुएशन ने इनको बिल्कुल बदल दिया। इसकी बुनियाद पे 2010 में हेनरी क्लिंटन ने एक आर्टिकल लिखा था फॉरेन पॉलिसी में, वेयर वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट आवर नेक्स्ट 10 years, और उसने कहा था द पीपल हु बिलीव that the strength of America lies inside America are fools, strength of America lies outside America। हम कंटेनमेंट ऑफ चाइना कहेंगे। सितंबर 2019 में पेंटागन की फार ईस्ट एशियन स्ट्रेटेजी आई है जिसमें पार्टनर डिसाइड हुए हैं, उसमें इंडिया एक बहुत बड़ा पार्टनर है। और उन्होंने कहा है कि जब तक हम इस सारी सूरत हाल के अंदर चाइना को कंटेन नहीं करते हम कुछ नहीं कर सकते। 3,70,000 के करीब अफवाज जो हैं इस वक्त इंडिया अमेरिका की वहां खड़ी हैं। अब उन्होंने इंडिया के अंदर आप अंदाजा करें 205 की स्ट्रेटेजी बनी है। उसके बाद उन्होंने पूरे कॉर्पोरेट पैसे से नरेंद्र मोदी को जिताया है, पूरा हिंदुत्व का वो तस्वर उभारा है, और उस हिंदुत्व के तस्वर के अंदर उन्होंने उनको इस करके बना दिया है कि अब हमने लड़ना है। इस वक्त लद्दाख की टेरिटरी है ना, ये बड़ी अजीबोगरीब टेरिटरी। लद्दाख से पहले एक चीज मुझे जरा समझा दीजिए, दोनों में से एक ही चीज कर सकता है ना अमेरिका, या तो अमेरिका चाइना के खिलाफ इंडिया की पुष्टपनाही करके उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है, या फिर ये कर सकता है कि दोनों को लड़ाकर यानी इंडिया को जंग में धकेलकर पैसे कमा सकता है अपने हथियारों के जरिए। दोनों चीजें बैक वक्त तो नहीं कर सकता अमेरिका। नहीं, देखें, मसला सला ये होगा कि इस वक्त चूंकि चाइना एट वॉर तो है और चाइना की इकोनॉमिक कमर तो टूटने की सूरत हाल होगी। इसमें एक बड़ा अजीबोगरीब है, अगर ये वॉर जोन बन जाता है ये लद्दाख का इलाका तो चाइना का सीपैक अगले कई सालों तक खत्म हो गया ना। आप बेशक सुलह करवा लें, कुछ करा लें, तोपें खड़ी रहेंगी, ये खड़ा होगा। देखिए, मैं सीपैक के तो मैं लद्दाख की टेरिटरी बताऊं आपको, 1842 के अंदर रंजीत सिंह जो था उसने यहां पर एंटर हुआ था, और चांग का शेख से बाप होता था, उसने उस वक्त उनको पीछे भगा दिया था और वादी ले पे कब्जा कर लिया था। फिर उसके बाद हुआ जाता है जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के जमाने में ये पूरा इलाका जो था इंसर्जेंसी चल रही थी, वो इज्जत बेग जो था वो उसने मूवमेंट चलाई हुई थी, मुसलमानों ने लैदा हो गए हुए थे, तो उन्होंने जॉनसन लाइन बना दी थी 1945 तक। ये यही ऐसी चीज, और चाइना को नहीं पता था, जाहिर बात है वहां इंसर्जेंसी चल रही। जैसे ही मौदतुंग जीता है, उसने वो लिया है अपना चांगकाई शेख से इक़्तिदार लिया है, उन्होंने 11 साल लगा के रोड बनाई है और उस रोड का इंडिया को पता नहीं चला। 1949 में नेहरू ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो हमारी टेरिटरी है। उस पर 1965 ने जाके चाइना ने हमला किया था और 37,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्सई चीन का इलाका कब्जा कर लिया था। इसका और उसके ऊपर अपने नक्शे में जाहिर कर दिया था। चाइना का अपना नक्शा चल रहा है, ये वो इलाका है जो बेआबाद है, लेकिन इस इलाके में अगर जंग शुरू हो जाए तो आप सोचें कि पाकिस्तान का सीपैक जो है वो इसी तरह है जैसे कारगिल पे आप जाके बैठ गए थे और मसला बंद हो गया था। दूसरा डिस्प्यूट है सिक्किम का। सिक्किम का डिस्प्यूट ज्यादा अहम है। सिक्किम का डिस्प्यूट ये है कि ऊपर एक है चिकन नेस्ट, वो जिसे कहते हैं बांग्लादेश के ऊपर एक 16 मील की पट्टी है। वो पट्टी अगर चाइना की तोपें वहां खड़ी हो जाए तो 7 रियासतें इंडिया की ऐसी हैं, त्रिपुरा है, मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है, जहां आजादी की उम्र चली है, वो कट जाती हैं और वहां पर इस वक्त फटा शुरू हुआ है। नेपाल ने कहा है कि देखो हम गोरखे हैं, हमारी वजह से तुम्हारी फौज चलती थी, अब पीछे हट जाओ, हम पीछे हट जाओ। वहां एक और सिचुएशन बन गई है। बुनियादी तौर पर इंडिया को उन्होंने उलझा दिया है और इंडिया का जो हिंदू है
है वो समझता है देवता उतरेगा, और वो उसको अभी भी परसों तरसों में पढ़ रहा था, उनके सारे जितने बड़े थे ना पंडित वो कह रहे थे ये कलयुग आ गया है, कलयुग में ये युद्ध है, ये आखिरी लड़ाई है, हिंदुत्व का परचम काबुल कंधार में लहराएगा, और ये लेकर बुरी तरह मार खाएंगे इसमें। अच्छा, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो मुज़िका खेज इल्ज़ाम औरिया साहब लगाया, इल्ज़ाम क्या प्रोपेगेंडा सा किया एक मीडिया के ऊपर बैठ के कि चाइना ने जो कुछ किया है जी वो पाकिस्तान के कहने पर किया और पाकिस्तानी फ़ौज के कहने पर किया है। अब चाइना, अब इंडिया का भी पेट नहीं भरता, इंडियन मीडिया का भी पेट नहीं भरता जब तक कि वो पाकिस्तान का नाम ना ले या पाकिस्तानी फ़ौज का नाम ना ले। अभी एक कबूतर उन्होंने पकड़ लिया। तो ये जो प्रोपेगेंडा वहाँ पर किया गया है, इससे वो क्या हासिल करना चाहते हैं, और क्या इससे ये इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को वो ओवररेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है चाइना के ऊपर, और चाइना जो है वो पाकिस्तान के कहने पर सब कुछ करता है, एक्शन लेता है। तो ये तो एक तरह से तारीफ हो गई पाकिस्तान की, अगर वो ये कह रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान की गुज़श्ता 4-5 साल की जो पब्लिक है ना, वो पब्लिक की पॉलिटिक्स देखिए वो क्या खेली जा रही है। पब्लिक की पॉलिटिक्स इस तरह की बना दी गई हुई है कि जैसे आखिरी युद्ध जो है वो होने वाला है, और उस युद्ध में कलयुग का युद्ध है। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना दौरे फितन की लड़ाई होती है, वहाँ पर उस वक्त वहाँ सारे के सारे ये समझ रहे हैं कि पहाड़ों से हनुमान देवता की तरह देवता उतरेंगे और वो लड़ाई लड़ेंगे बहुत ज़बरदस्त किस्म की, और उस हिंदुस्तान को इकट्ठा कर लेंगे जो पहले कभी उनके ख्वाबों में था। हालांकि हिंदुस्तान कभी इकट्ठा नहीं था। मैं 2-3 बातें लाइटर नोट, अगर वो वाकई ये समझ रहे हैं तो ये तो, अगर वो वाकई ये समझ रहे हैं कि वो उतरेंगे और वो आगे लड़ाई करेंगे पहाड़ों से, तो ये तो पाकिस्तान के लिए बड़ी फेवरेबल कंडीशन है। मैं आपको अर्ज करूं ना, आप जरा वहां लोगों से मेरी तो मुझसे बहुत राब्ता रहता है। देखिए किससे ज्यादा बेवकूफी वाली बात है ना कि आपने एक तरफ कश्मीर का मार्ग खोला, दूसरा आपने एनआरसी के तहत आपने 25 करोड़ मुसलमानों को अपने गेस कर लिया, मुकम्मल तौर पे अलहदा हो गए। उसके बाद आपने 1.5 करोड़ जो है बांग्लादेशियों के लिए आपने उनको कहा कि बांग्लादेश वापस भेजेंगे क्योंकि वो शरणार्थी आए हुए हैं। उसके बाद आपने जो काला पानी वाला रास्ता है जो नेपाल वाला, उसको चैलेंज कर दिया वहां पर जाके। तो इस वक्त आप तो यूं समझ रहे हैं कि आप बहुत बड़ी ताकत बन चुके हैं और ताकत जो है वो लड़ेंगे। और ये लड़ाइयां हमेशा दुनिया में ऐसी होती हैं। हिटलर का कभी देखे ना, इतना सा वो शिकस्त खुर्दा था जर्मनी, और जिस तरह की वो तकरीरें किया करता था और समझता था, और आखिर में उसकी किताब में है, उसने कहा कि मैंने पब्लिक को उस लेवल पर ले गया था कि मैं जंग ना करता तो पब्लिक मुझे कत्ल कर देती। अब नरेंद्र मोदी और उसके साथ साथ जितने लोग समझते हैं कि हम एक दिन पाकिस्तान 25 करोड़ मुसलमानों को उठा के बहरे हिंद में फेंक देंगे। और चाइना तो वैसे भी सारी जिंदगी जो है वो अफीमची रहे हैं। ये तस्वर वहां एक आम है। यही चीज होती है जो कौमों को लड़ाया करती है, और ये तस्वर बाकायदा इन्फ्यूज किया जाता है चीजों के अंदर। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो कहते के सीपैक के मामले के अंदर सिर्फ चाइना का इंटरेस्ट नहीं है। इस वक्त तकरीबन 100 कंट्रीज हैं जिनको अब चाइना ने बुलाया था, जिनके साथ चाइना ने एग्रीमेंट किया था। यूरोप पूरे ने एग्रीमेंट किए हुए हैं चाइना की रेल टेक्नोलॉजी के हिसाब से। अफ्रीका पूरे का पूरा उसके अंदर इन्वॉल्व है उसके साथ, और उसकी नेक जो है वो पाकिस्तान है। चाइना अगर सर है तो 100 कंट्रीज साथ उसके साथ मिलेंगे। रूस की जितनी इन्वेस्टमेंट सीपैक में पाकिस्तान में हो चुकी है उतनी चाइनीज की भी नहीं है। आपकी सारी की सारी इस वक्त मोबाइल इंडस्ट्री जो है वो रशियन कंपनीज खरीद चुकी हुई है। आप क्या समझते हैं कि जिस वक्त उस पर हिट करने की कोशिश की होगी तो ये साथ नहीं आएंगे। ये एक ऐसा वॉर जोन बनता चला जा रहा है। और मैं तो हमेशा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है उससे रोशनी लेता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मेरे सामने कर्तबी की हदीस पड़ी हुई है जिसमें आपने बताया है कि मुख्तलिफ मुल्कों की वजह से तबाह होंगे। इंडिया के बारे में आपने फरमाया खराबर खराब हिंदुस्तान की तबाही जो है वो चीन के हाथों होगी। और मैं तो रसूलुल्लाह की उस हदीस के ऊपर ईमान रखता हूं कि ये जंग जो है अमेरिका ने किसी ना किसी क्योंकि जंग जो है ना शुरू करना आसान होता है और उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। ये जो सालसी वालसी जो है ना ये कहीं नहीं होगी। दोनों इकॉनमी की तबाही यूरोप अमेरिका के लिए बेहतर है। दोनों इकॉनमी की तबाही यूरोप और अमेरिका की मार्केट को ठीक करेगी। और बुश के अल्फाज याद करें, We are not complacent enough that we should not consider the threats of Indian and Chinese economy। और स्टेट ऑफ यूनियन में उसने कहा था कि दोनों हमारे लिए खतरनाक हैं। आप खुद सोचते हैं कि दोनों लड़ेंगे तो फायदा किसका होगा, और ये लड़ाई रोकेगा कौन? ठीक, बिल्कुल सही है। तो शाह साहब, ये मेजर दूसरे जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे खासतौर पर रशिया का जिक्र किया और ये साहब ने, वो इस सारे मामले को कैसे देख रहे होंगे? देखिए, बात यह है कि इस इलाके में एक पहले से एक वार चली आ रही है। रशिया एक मेन प्लेयर रहा है, वो इंडिया का इत्तेहादी भी था, हम उसके मुखालिफ थे। अभी भी हालात ख़राब होने के बावजूद रूस जो है
दोबारा उसी पोजीशन में आना चाहता है जो उसको पहले हासिल थी। एक मुल्क जो सुपर पावर रहा हो, इतनी जल्दी वो भूल नहीं सकता अपने माजी को, और वो ये समझ नहीं सकता कि हम सिमटा सिमटाया मुल्क चलता रहे। तो वो तो सारा मामला चल रहे हैं। इस वक्त बुनियादी चीज़ देखने की ये है कि क्या भारत इस पोजीशन में है कि वो कुछ अमेरिका के लिए डिलीवर कर सके।